subscribe this channel, hit the like button and press the bell icon. Thank you guys. अच्छा, कई बार क्या होता है, जो आपने जितना अब तक सीखा, हैव टू, हैज़ टू सीखा, हैड टू सीखा, विल हैव टू सीखा, और इसमें आपने बहुत सारे टेंसेस लगाए हैं। इनमें कई बार क्या होता है गाइस कि हम इनके साथ सिर्फ एक एक्स्ट्रा बी जोड़ सकते हैं। जैसे बी जोड़ने का मतलब है कि यहाँ पर हैव टू है, मैं बस यहाँ पर एक बी लगा दूँ, तो बी जब हम लगाएंगे तो इसके दो मतलब निकलेंगे। मैं लिख देता हूँ, जैसे हैज़ टू बी मैंने लिख दिया, मैं हैव टू बी लिख सकता हूँ, हैड टू बी लिख सकता हूँ, विल यहाँ भी कर सकते हैं, विल हैव टू बी। अब इसका क्या मतलब हो जाएगा? पैसिव सर, पैसिव। देखते हैं, ट्राई करते हैं। जैसे गैस, जो सबसे पहला मतलब होगा बी लगाने पर, कि हमने लगाया हैव टू और यहाँ बी लगाया, इस बी के बाद या तो हम कोई एडवर्ब लगा सकते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? जैसे कि देयर, हेयर, समवेयर, नोवेयर, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। ओके, जैसे कि अप, डाउन, ये सब एडवर्ब ऑफ प्लेस होते हैं। इन, आउट, एडवर्ब ऑफ प्लेसेस हैं ये। ईटीसी, ईटीसी कर देता हूँ, बहुत होते हैं, लिस्ट होती है इसकी। तो एक तो हम ये लगा सकते हैं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं किसी को ऐसे बोलता हूँ, देखिए अभी भी कोई आ रहा है, दिस इज द प्रॉब्लम, वंस आई स्टार्ट टीचिंग देन इट्स वेरी बैड। जैसे मैं किसी को बोलूँ कि यू हैव टू बी हेयर ऑल द टाइम, क्या मतलब हो गया इसका? यू हैव टू बी हेयर ऑल द टाइम, तुमको यहाँ हर समय, तुम्हें यहाँ हर वक्त होना है, होना है, कंपल्शन। किसी बैच में मैं लिंक भेजना भूल गया क्या? सुबह 10 बजे भूल गया। यस सर, 10 AM। ओहो, चलो आपको मिल गया ना, सॉरी सॉरी। यस सर। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। कुछ मिसिंग लग रहा था मुझे। ओके, देखिए गाइस, तो अभी हमने, मैं फिर से दोहरा दूं, हम आज क्या सीख रहे हैं कि हमारा ये जो हैव टू वाला जो लिस्ट है, इसमें अगर हम बी लगा देंगे तो क्या मतलब निकलेगा। तो अभी हमने बी लगाया, और बी लगाए से हैव टू बी किया, बगल में हमने एक एडवर्ब ऑफ प्लेस लगा दिया, हेयर, देयर, समवेयर, ये कर दिया। देखिए, जैसे अगर मैं कहता हूं शी हैज टू, मैंने एक बी लगा दिया, और मैं बोल दूं शी हैज टू बी, और यहां मैं एक प्रेपोजिशन लगा दूं, प्रेपोजिशनल फ्रेज कर दूं, शी हैज टू बी विद मी ऑल द टाइम। अब भी कुछ इसका मतलब हुआ? यस सर। उसे हर वक्त मेरे साथ होना है जी। तो ये जो बी है, इस बी के बाद आप एडवर्ब ऑफ प्लेस लगा सकते हो, जैसे यहाँ आप देख रहे हो। इसके बगल में आप प्रेपोजिशनल फ्रेजेस लगा सकते हो, प्रेपोजिशनल फ्रेजेस लगा सकते हो। आप इसके बगल में नाउन फ्रेज लगा सकते हो, आप एक नाउन लगा सकते हो, ये सब लगा सकते हो। आप एडवर्ब वो एडजेक्टिव लगा सकते हो। एडजेक्टिव आपका 3 तरह के होते, याद है ना? एक तो बिल्कुल एक नॉर्मल होगा, एक हो सकता है किस फॉर्म में दिखाई देगा, V3 में, एक हो सकता है आपको ING में दिखाई दे। तो कैसे समझोगे? जैसे मैं बोलूं आई हैव टू बी एक्साइटेड, मैं बस इतना बोलता हूँ, आई हैव टू बी एक्साइटेड। एक्साइटेड क्या है मेरा? एडजेक्टिव है ना? किस फॉर्म में है ये? थर्ड फॉर्म वाला एडजेक्टिव, V3 वाला है, एडजेक्टिव है। तो आई हैव टू बी एक्साइटेड का मतलब क्या हो गया? कि मुझे एक्साइटेड अवस्था में रहना है ना, ये अवस्था को दिखा रहा है कि मुझे रहना है। तो किस
मोड में रहना है, एक्साइटेड वाला बटन दबा करके अपने आप को रखना है, आई हैव टू बी एक्साइटेड, तो ये एक्साइटेड हो गया। अगर मैं बोलूं कि यू हैव टू बी हेल्दी, या मैं यू हैव टू बी हेल्दी फॉर अ वीक, अगर किसी ने ऐसा बोल दिया तो क्या मतलब होगा? यू हैव टू बी हेल्दी फॉर अ वीक, कुछ तो कहना चाह रहा होगा, एक हफ्ते में हेल्दी होना है। यानी कि तुम्हें यू हैव टू बी हेल्दी का मतलब है कि तुम्हें या तो एक हफ्ते के लिए तुम्हें बिल्कुल हेल्दी रहना ही रहना है, यू हैव टू बी हेल्दी फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए तुम्हें हेल्दी अवस्था में रहनी, ये भी साउंड कर रहा है। जैसे यू हैव टू बी हेयर का मतलब क्या था? तुम्हें यहाँ होना है ऑल द टाइम, हमेशा। तो यू हैव टू बी हेल्दी का मतलब क्या है? तुम्हें हेल्दी रहना है फॉर अ वीक। मैंने एक एग्जाम्पल दिया है कि फॉर अ वीक, एक हफ्ते के लिए तुम्हें हेल्दी होना ही होना है। हालांकि एग्जाम्पल में कोई और भी दे सकता हूँ, मैं जो बताना चाह रहा हूँ वो समझिए कि मैं बोलूँ कि यू हैव टू बी विद योर फैमिली थ्रू आउट द नाइट। अब इसका क्या मतलब है? यू हैव टू बी विद योर फैमिली थ्रू आउट द नाइट। तुम्हें पूरी रात अपनी फैमिली के साथ रहना है। फैमिली के साथ। तो ये बी है आपका, यू हैव टू बी विद योर फैमिली। तो हम स्पोकन इंग्लिश में बड़ा अच्छा इसका इस्तेमाल करते हैं कि यू हैव टू बी विद मी, डोंट यू नो इट, यू हैव टू बी विद मी। तो इस हैव टू का मतलब एकदम मैंडेटरी वाली फीलिंग देता है, ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, तुम बाध्य हो, एकदम होना ही होना है, तुम हंस के रहो या रो के रहो, यू हैव टू बी विद मी। हम ऐसे किसी को बोल सकते हैं। तो ये आपका बी है। और आगे देखिए, अगर मैं इसको पास्ट में कर दूं, आई हैड टू बी फनी दैट टाइम, इसका क्या मतलब हो गया होगा? मुझे उस वक्त फनी होना था। आई हैड टू होना पड़ा। होना पड़ा भी हो सकता है। आई हैड टू बी फनी मतलब मुझे फनी अवस्था में रहना पड़ा, उस वक्त रहना था, मतलब ऐसा तय था कि मुझे फनी अवस्था में रहना था, ये भी फीलिंग दे रहा है ये। आपको पता है ना कि हैड टू भी दो मतलब देता है, एक करना था और एक करना पड़ा, और हैव टू भी दो मतलब देता है, कोई भी काम करना है और करना पड़ता है, दो मतलब देता है ना। तो उस हिसाब से आपको सोचना पड़ेगा। ओके, जैसे कि आई हैड टू बी विद देम, आई हैड टू बी विद देम दो आई wasn't या दो आई didn't want to। क्या मतलब? I had to be with them though I didn't want to। मुझे उनके साथ रहना पड़ा जबकि मैं नहीं चाहता था। यानी कि दो की स्पेलिंग, यानी कि हालांकि मैं नहीं चाहता था तब भी मुझे उनके साथ रहना पड़ा, आई हैड टू बी विद देम। तो इस बी का मतलब होना। ओके, आई हैड टू बी काम दो आई वॉज गेटिंग एंग्री इनवर्डली। क्या मतलब है? मुझे शांत रहना पड़ा जबकि शांत रहना पड़ा जबकि मैं बहुत नाराज था, रहा था मैं बहुत नाराज। प्लीज हिंदी लिख दीजिए ना सर। सर इन वर्ड की अंदर 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 उबल रहा था मैं, एकदम गुस्सा आ रहा था मुझे। अच्छा, गुस्सा था। हाँ, ओके, यानी कि और सर बाहर से तो फिर आउटवर्ड लिया कह सकते हैं। ओके, मैं क्या है, आई वॉज गेटिंग एंग्री इनवर्डली, मैं अंदर ही अंदर क्रोधित हो रहा था, क्रोधित हो रहा था फिर भी
फिर भी मुझे शांत रहना पड़ा। हाँ शांत रहना पड़ा, शांत रहना पड़ा, ऐसे बोलेंगे। तो कई बार ऐसा बी आपको दिखाई देगा। अच्छा, कई बार जो बी होता है, जैसे लिखा रहेगा हैव टू बी या हैज टू बी या हैड टू बी या विल हैव टू बी, और इनके बगल में अचानक एक V3 होगा जो एक्शन होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा, पूरा का पूरा एक्शन होगा। तो फिर इसको हम क्या समझ लेंगे? पैसिव समझ लेंगे, नो, इसको पैसिव समझ लेंगे। जैसे मान लो कोई ईमेल वगैरह लिखता है तो उसको पैसिव चाहिए, कहीं पर ऐसा लिखा होगा दिस वर्क हैज टू बी डन, बस हैज टू बी डन, इतना अगर लिखा हो तो हम क्या समझेंगे? इसका मतलब काम हो गया कि होना बाकी है? यह काम करना है, बाकी है ना, यानी कि करना बाकी है। यह काम करना है। किया जाना है, किया जाना है। जैसे हिंदी समझ लो, इसमें कोई डूअर कहीं पर नहीं दिख रहा है। जैसे मैं बोलूं ओके, दिस रूम हैज टू बी क्लीन्ड टुडे, ये रूम आज साफ किया जाना है। हाँ, तो यह रूम आज साफ किया जाना है। अभी हुआ नहीं है, कोई ना कोई आएगा करेगा, ऐसे बता रहे हैं। तो मतलब पैसिव हो जाएगा। अगर इस अवस्था में कहीं दिख जाए तो आप पैसिव के नजरिए से भी एक बार देखना। पैसिव क्या क्या होता है? ये अगर हैव हैज नहीं भी लगा रहेगा, ये तो चलो हैज लगा हुआ रहे, अगर हैज ना हो इसकी जगह इज भी लगा हुआ हो, जैसे ऐसा लिखा हो कि दिस रूम, मैं हैज हटा दूं, इज टू बी क्लीन कर दूं, तब भी ये पैसिव ही है ना, है ना? याद कीजिए जी, पैसिव ही तो है। यह कमरा साफ होने को है, इसमें होने को है, और हैज लगते थोड़ी सी मैंडेटरी हो गई, यू नो, थोड़ा सा इसमें और असर आ गया। जैसे मैंने इज हटा करके हैज कर दिया, बाकी तो सेम है ना, देखो सेम है। यहां पर इज था, यहां पर हैज हो गया है। हैज लगते वजन पड़ गया इस काम पर, कोई ऑब्लाइज्ड हो गया, ऑब्लिगेशन, बाध्यता आ गई, करना ही करना है वाली फीलिंग आ गई। दिस रूम हैज टू बी क्लीन्ड, एकदम किसी भी हालत में हंस के या रो के, यह जो कमरा है ये साफ होना है तो होना है जी, ऐसे। अगर मैं इसको ऐसे बोलता यू हैव टू क्लीन दिस रूम, तो हम सामने वाले को मजबूर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? देखिए तो एकदम तुम्हें करना है, कैसे भी करना है, तुम्हें करना है। तो इसी यू हैव टू क्लीन दिस रूम को अगर मैं पैसिव में कन्वर्ट करूं स्कूल के तरीके से, तो वो नहीं बन जाएगा दिस रूम हैज टू बी क्लीन्ड बाय यू। देखिए बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा ना। तो अभी मान लो किसी ने बाय यू नहीं लगाया, बाय यू को छुपा लिया, तो आ गया ना दिस रूम हैज टू बी क्लीन्ड, ऐसे समझा कीजिए। तो जो आप एक्टिव बोलते हो उसका पैसिव हो जाएगा। अगर मैं कहता हूं कि शी हैज टू बाय अ कार, और कोई इसका पैसिव कर दे तो क्या हो जाएगा? अ कार हैज टू बी बॉट बाय हर, है कि नहीं? तो ऐसे पैसिव में कन्वर्ट हो जाता है। तो कहीं पर लिखा रहे कि दिस कार हैज टू बी सोल्ड, तो इसका क्या मतलब होगा? ये कार बेची जानी है, बेची जानी, क्या कार बेचने को है? बिकने को है, इसे एकदम हर सूरत में। ठीक है, इसका क्या मतलब होगा? दिस मूवी हैज टू बी कंफ्यूजिंग। किसी ने बोला ये दिस मूवी हैज टू बी कंफ्यूजिंग, भाई हैज टू बी कंफ्यूजिंग। इट मीन्स कि वो कह रहा है कि भाई इस मूवी को कंफ्यूजिंग होना है, ऐसा जानबूझ के बना है कि कंफ्यूजिंग ही हो। इट हैज टू बी कंफ्यूजिंग एनी हाउ, यानी कि कोई ऐसी मूवी बनी
जिसको कंफ्यूजिंग रहना है। वो ऐसी मूवी जानबूझ के बनाई गई कि उसको लोगों को कंफ्यूज कर देना है। तो हम कह रहे हैं कि भाई दिस मूवी हैज़ टू बी कंफ्यूजिंग। तो यहाँ पर ये जो ing दिख रहा है ये हमारा एडजेक्टिव है। समझ में आ रहा है ना? कंफ्यूजिंग। ing वाले कुछ एडजेक्टिव पता है? बोरिंग, इंटरेस्टिंग, बोरिंग, इंटरेस्टिंग। तो अगर ऐसे दिख जाए तो इसका मतलब है कि एकदम ये तय है कि ये जो मूवी बन रहा है इसको बिल्कुल कंफ्यूजिंग होना है। इस मूवी में हर वो चीज़ ऐसा होना चाहिए जो कंफ्यूजिंग हो। नहीं हुआ तो पैरामीटर से हट जाएगा। जैसे मैं बोलूँ, मतलब ये लोगों को कंफ्यूज करेगी एकदम करेगी। जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि इफ यू आर अ रिसेप्शनिस्ट, अगर आप एक रिसेप्शनिस्ट हो, मैं किसी लड़की को कह रहा हूँ यू हैव टू बी ब्यूटिफुल, तो मैं क्या कह रहा हूँ उसे? यू हैव टू बी ब्यूटिफुल। अगर आप एक रिसेप्शनिस्ट हो, तुम्हें सुंदर ही होना होगा। हाँ, तब तो भैया यू हैव टू बी ब्यूटीफुल, होना ही होना है, सुंदर होना ही होना है। तो अधिकतर होते हैं ना रिसेप्शनिस्ट जो होते हैं रिसेप्शन पे, देखा होगा। उनका मतलब ड्रेस सेंस या उनका ब्यूटी काफी अच्छा होता है। मतलब आपने ब्यूटीफुल बन के रहना है, कहने बन के रहना। हाँ, आप इसे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, ना। जैसे आप ये ब्यूटीफुल से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, तो ये मूवी ऐसी बनाओ कि कंफ्यूजिंग हो। समझ रहे हो? यानी कि मेकअप करके रहिए मेकअप करके उसी का सैलरी है। ओके फाइन। किसी रिसेप्शन पे आपने देखा होगा कि एक अजीब सा लड़का बैठा हो, शायद ही शायद देखा होगा, अधिकतर यही देखा होगा। सुंदर सी लड़की होती है। ओके फाइन। मैं बोलूँ कि दिस बुक हैज टू बी इंटरेस्टिंग, अगर ऐसा लिखा हो तो ये ing का क्या मतलब है? ये एडजेक्टिव है। दिस बुक हैज टू बी इंटरेस्टिंग मतलब इस किताब को हर सूरत में इंटरेस्टिंग ही होना है। नहीं होगा तो मत खरीदो, ये होना ही होना है। ये बुक बनाया इसलिए गया है कि इंटरेस्टिंग हो। इट हैज टू बी इंटरेस्टिंग। ऐसा हो नहीं सकता कि इंटरेस्टिंग ना हो, इट हैज टू बी। तो हैज टू बी का मतलब कि इसे बिल्कुल, अगर हमने सोच के बनाया है इस किताब को, ऐसे सोच के लिखा है कि इंटरेस्टिंग होगा, तो इसको होना ही होना है। ये इससे हट नहीं सकता है। ऐसे मैं किसी को बोलूँ यू हैव टू बी देयर, मतलब तुम्हें वहां होना ही होना है, तुम वहां से मूव नहीं कर सकते। यू हैव टू बी विद योर फैमिली मेंबर, तो होना ही होना है। तो एकदम उसको फुल मैंडेटरी बना देते हैं। तो आपको ऐसे दिखाई देगा। ओके जी, और सोचिए। You have to be slim. You have to be strong. यस, हम बोल सकते हैं यू हैव टू बी स्ट्रांग। ये नॉर्मल एडजेक्टिव है आपका। यू हैव टू बी स्लिम। You have to be intensive. तुम्हें होना ही होना है। मैं कहूँ यू हैव टू बी स्लिम इफ यू have to be fluent in English. इफ यू वांट टू बी अ मॉडल। अगर मैं कहता हूँ कि अगर तुम एक मॉडल बनना चाहती हो तो तुम्हें स्लिम होना ही होना है। अच्छा, If you want to get married with me, you have to be slim. अच्छा, यहाँ पर आप में से कोई बता सकता है कि क्या अंतर है? मैं कहता हूँ यू मस्ट बी स्लिम, तो पॉसिबली और ज्यादा मतलब दबाव, मतलब जरूर होना है, जरूर। देखिए फर्क, देखिए यू मस्ट बी स्लिम नहीं सर, और यू हैव टू बी स्लिम, क्या फर्क है? हैव टू तो स्ट्रांग है वो है, और मस्ट बी सिर्फ होना चाहिए। मस्ट बी स्लिम वो मतलब हो, मस्ट बी स्लिम, तुम्हें पतला वो होना जरूर मैंडेटरी, नेसेसिटी, कंपल्सन। स्लिम होगी। देखिए यहाँ पे कंपल्सन है कि तुम्हें होना ही होना। याद रखिएगा, ऐसे लिख देता हूँ। मस्ट का मतलब है स्पेकुलेशन हो गया ना सर कि नहीं, यहाँ पर मैं आपसे लिख दे, मस्ट के दो मतलब होते हैं ना, मैं लिख देता हूँ कि किसी को
स्ट्रॉन्ग एडवाइस, याद कीजिए, किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस देने के लिए मस्ट का यूज होता है, यही था ना, मस्ट का यूज होता है। तो एडवाइस का मतलब है कि मैं मानूं चाहे ना मानूं, एडवाइस तो आपने दे दी, मेरे ऊपर है ना, मानूं ना मानूं, यू नो। लेकिन भाई साहब हैव टू का मतलब है ना हर हाल में, यू नो, हर हाल में करना है तो करना है। तो मस्ट का बात है कि नहीं है, देख रहे हैं? यस सर। अगर मैं कहता हूं यू हैव टू बी स्लिम, तो ये हैव टू किसी का एडवाइस नहीं है, ये भैया गाइडलाइंस है। ये वो क्या है, वो पैरामीटर है, क्या बोलते हैं वो, क्राइटेरिया, कि अगर आपको मॉडल बनना है तो मॉडल के लिए कुछ क्राइटेरिया होगा ना, कि आपको पतला रहना है, आपका वजन इतना रहना है, ये रहना है। तो ये एडवाइस नहीं है ये तो पूरा का पूरा तय तमन्ना है। ये कोई आपको एडवाइस नहीं दे रहा कि अच्छा थोड़ा पतला हो लो, अच्छा आधा किलो हो लो, ये एडवाइस नहीं है। होना है तो होना है। तो थोड़ा बहुत अंतर समझ में आ रहा है मस्ट और हैव टू में? यस सर। तो इसका तुलना मत कीजिएगा। ऑडियो प्रॉब्लम। हेलो सर क्लियर है आवाज आपकी? एक्चुअली इट इज रेनिंग हियर इन मुंबई, क्लियर है। देयर कुड बी सम इश्यूज बिकॉज ऑफ इट। तो अगर मैं कहता हूं कि यू मस्ट गो देयर और यू हैव टू गो देयर, क्या फर्क है भाई? यू मस्ट सर एक में एडवाइस है और एक में एडवाइस है सर, वो कंपल्शन है। कंपल्सन एंड तो इसमें भाई मस्ट गो देयर, भाई मेरी तरफ से तो मैं तुझे पूरी राय दे रहा हूं, तू जा मत जा तेरे ऊपर है ना। yes, मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि देख भाई तुझे ना वहां पक्का जाना चाहिए भाई। अब मैंने राय दी, तूने ली नहीं ली, जाएगा नहीं जाएगा मुझे क्या है, लेकिन यू हैव टू गो देयर कि बेटा अब नहीं बच सकता तू, अब तो जाना पड़ेगा, जाना ही है तुझे, जाना ही है। यू हैव टू गो देयर, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ, यू आर ऑब्लाइज्ड, यू आर बाउंड नाउ, ये फीलिंग देता है। तो आप बहुत फर्क है। तो जब हम मस्ट बोलेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि मस्ट बोल रहे हैं, ये कर भी सकता है नहीं भी कर सकता है, यू नो। यस सर, इन हैव टू देयर इज नो ऑप्शन एक्सेप्ट दिस जी। और हैव टू में तू नहीं करेगा तो फिर इस एरिया में मत रह। अगर स्कूल ने बोला कि देखो जी आपको तो कॉपी चेक करना है तो करना है, किसी टीचर को बोला प्रिंसिपल ने यू हैव टू, तो प्रिंसिपल उसको एडवाइस दे रहा है कि उसको उसकी ड्यूटी समझा रहा है? सोचिए वो एडवाइस थोड़ी दे रहा है प्रिंसिपल कि अच्छा सुनिए ना करने लीजिए नहीं तो रहने दीजिएगा, ऐसा थोड़ी होगा। ड्यूटी समझा रहा है, यू हैव टू डू इट, अदरवाइज जाइए। ठीक है जी, आ रहा है। अच्छा यही अब मुझे हंसी कब आती है, मतलब कुछ आप YouTube पे वीडियो देखोगे लिखेंगे जिस वाक्यांत में ना, वाक्यांत में ना है नी है और ने है आते हैं वो हैव टू कहलाते हैं। माय गॉड व्हाट द हेल, कुछ ऐसा होता है। नानी में बंदा रह जाएगा। डिफरेंस को समझिए। फाइन गाइस, तो आपने बी लगा लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हुए इसे कैसे बोलेंगे? मुझे वहां होना था बट किसी कारण बस मैं वहां न जा सका, कैसे होगा? I had to be there. I had to be there. Yeah. But I have to be there. I had to be there But I couldn't. I could not. I couldn't go there. couldn't go there due to some reasons. Due to some reason. ओके ओके ठीक है। चलिए अब है कि जैसे पास्ट है, पास्ट का जो हम स्पेकुलेशन करते हैं, स्पेकुलेशन का मतलब होता है अंदाज़ा लगाना। तो उसमें कई बार हमें ऐसे दिखाई देता है, माइट हैव हैड टू, यू नो, ऐसा दिखाई देगा। मे हैव हैड टू या मस्ट हैव हैड टू, ऐसे दिखाई दे सकता है। तो हम क्या मतलब समझेंगे इसका, देख लेते हैं। अगर एक सेंटेंस लिखो, शायद उसे खाना पकाना पड़ा होगा,
हम एक अंदाजा लगा रहे हैं कि यार कल रात उसके घर में कोई नहीं था, उसे भूख लगी होगी, तो बेचारे को खुद ही खाना पकाना पड़ा होगा। तो ये हम किसी के बारे में हम यहाँ बात करें, हम यहाँ है और यहाँ मान लो एक लड़का है, इसका नाम है राकेश। मैं कह रहा हूँ कि राकेश, कल राकेश भूखा था, yesterday राकेश वॉज हंग्री, उसके घर में कोई भी नहीं था, देयर वॉज नो वन एट हिज होम, सारे लोग रिश्तेदार के पास गए हुए थे, ऑल द फैमिली मेंबर्स हैड गॉन टू द रिलेटिव्स। ओके, तो उसे शायद खाना पकाना पड़ा होगा, तो ही might have लास्ट नाइट। कितना प्यारा सेंटेंस है ये। आप इसे पता नहीं आपने आज तक यूज किया है कि नहीं, बट करके देखना, बहुत मजेदार है। माइट हैव हैड टू, आई होप कि एक आध हैव छोड़ मत देना, कभी बोलोगे भाई चल एक तो छूट गया बाकी तो है मिला के बोलना है। माइट हैव हैड टू, ओके। जैसे मैं बोलूं कि अपने बच्चे के जिद के सामने उसे घुटने टेक देने पड़े होंगे, है ना। मतलब घुटना टेकना मतलब कि चल जिद के सामने क्या होता है? झुक जाना, जिद के सामने झुक जाना, हाँ, सरेंडर कर देना। तो कैसे लिखूं कि अपने बच्चे, हाँ, बच्चे के जिद के सामने उसे झुक, सरेंडर है, सरेंडर करना पड़ा होगा। तो कैसे होगा? शी माइट हैव had to surrender। भी नया वर्ड आता है ना, सकम, सकम बेचा, had to succumb to her child's जिद। जिद को क्या बोलेंगे? Obstinacy। ऑब्स्टिनेसी भी कह सकते हैं, स्टबर्ननेस भी कह सकते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं, ऑब्स्टिनेसी भी कह सकते हैं, या स्टबर्ननेस है, स्टबर्ननेस, जिद। तो देखो, शी माइट हैव हैड टू बोल कर देखिए, बेहतरीन है। किसी के बारे में बात कीजिए कि यार यू नो, जैसा कि इसका पति शुरू से ही एक गुंडा है, तो इसे डर के मारे शादी करनी पड़ी होगी। एक लड़की के बारे में कह रहे, इस लड़की को ना डर के मारे इस लड़के से शादी करनी पड़ी होगी, हम अंदाजा लगा रहे हैं। He might have had to Might have had to get married, being ड्यू टू भी लगा दो, ड्यू टू बीइंग स्केयर्ड है, स्केयर्ड या फ्राइटन्ड, ऐसे भी कह सकते हैं जी। मजबूरी में उसे यह फैसला करना पड़ा होगा, मजबूरी में उसे यह फैसला करना पड़ा होगा। कैसे होगा? She might have had to take this decision. He might have had to take this decision. मजबूरी में, मजबूरी मतलब in compulsion, और नहीं तो मजबूर होकर, having been compelled, जैसा आप सोचो, compulsion ही लिखो, compulsion। Might have had to। ओके, और सोचिए गाइस, तो बताइए डिफरेंस, इसका अंतर बताइए कि शी माइट हैव टू कुक, शी माइट हैव हैड टू कुक, क्या मतलब हुआ? He might have to cook, उसे खाना बनाना पड़ा होगा, उसने खाना बनाया था शायद, और उसे खाना बनाना पड़ा होगा, शायद उसको खाना बनाना पड़ा होगा, शायद उसको खाना बनाना पड़ा होगा। एक प्रेजेंट और एक पास्ट।
हमारे सुबह 10 बजे वाले बच्चे हैं कि चले गए? सर इधर ही हाँ है। सर सर हम हैं। समझ में आ रहा है कुछ? यस सर यस सर यस सर यस सर। खाना बनाया होगा और सेकंड में उसे खाना बनाना पड़ा होगा। मुझे बस ये जानना है कि ये शायद पास्ट, खाना बनाना पड़ता है उसको, शायद खाना बनाना पड़ा होगा कल। इतना बता दो कि ये वाला पास्ट है कि फ्यूचर है? प्रेजेंट प्रेजेंट है ये पास्ट नीचे वाला ऊपर वाला पड़ेगा 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 पास्ट की खाना फ्यूचर? पकाना पड़ेगा। फ्यूचर फर्स्ट इज ओके ओके, तो फ्यूचर दोनों हेड वाला पास। मतलब ये बंदा ये तो ये कंफ्यूज कर रहा है क्योंकि हैव माइट के साथ है तो पास्ट में जाना चाहिए, अगर हैव टू खाली लेते तो प्रेजेंट दिखाता है। फर्स्ट वाला प्रेजेंट है सर, अच्छा सेकंड वाला देखिए पास्ट। ऊपर वाला जो है ये प्रेजेंट में खड़े हो कि फ्यूचर की बात हो रही है, देख रहे हो? शी माइट हैव टू कुक, मतलब कि उसे शायद खाना पकाना पड़ेगा या पढ़ सकता है, ये होगा ना, पढ़ सकता। तो पढ़ेगा या पढ़ सकता मतलब कि 1 घंटा बाद 2 घंटा बाद फ्यूचर ही हुआ ना, यू नो, फ्यूचर हुआ। यस यस इट्स है फ्यूचर। ना, फ्यूचर की फीलिंग दे रहा है, तो ये आपका फ्यूचर की फीलिंग दे रहा है। नीचे वाला शी माइट हैव हैड टू कुक, शायद शायद उसे खाना पकाना पड़ा होगा, है ना। ये पास्ट के अंदर ऐसा उसे करना पड़ा होगा, इसका हम अंदाजा लगा रहे हैं। अंदाजा ही है ना कि शायद उसे ऐसा करना पड़ा होगा। इस तरीके से सोचिए, उसे अपने पति की बात माननी पड़ी होगी, कैसे होगा? She might have had to obey her husband. Obey the order of her husband. Yes. Okay. Good one. तो बताइए, मैं ही करके बोलता हूँ कि he may have to leave this job. He may have had to leave that job. He may have to leave this job. उसे शायद ये जॉब छोड़नी पड़ेगी और वो सब नीचे वाला may have had to leave the job, उसे अपनी जॉब छोड़नी पड़ी होगी। नीचे वाले में पड़ी होगी और उसमें पड़ेगी, ऊपर वाले में पड़ेगी। तो ऊपर वाला क्या माने? फ्यूचर। फ्यूचर आज ना कल जॉब छोड़ेगा तो फ्यूचर में ही छोड़ेगा। और ये यस फ्यूचर फीलिंग एंड पास्ट है, ये है। अब कोई बोले कि यार मेरी बॉडी नहीं बन रही है, मुझे ना वे प्रोटीन खरीदना पड़ सकता है, तो कैसे बोलेगा? I may have had to buy protein. I may have to buy वे प्रोटीन। May have to purchase whey protein. और मैं बोलूँ कि यार इसके ना 6 पैक्स दिख रहे हैं, इसने शायद इसे ड्रग्स लेना पड़ा होगा। हार्मोन कौन से इंजेक्शन होते हैं? लेना पड़ा होगा, लेना पड़ा होगा। He might have to take हाँ कुछ भी, कोई क्या एनाबॉलिक, कुछ ऐसा नाम मैंने सुना है, क्या होता है? एनाबॉलिक कुछ ऐसा होता है। ऐसे ये जिम वाले बात करते हैं कुछ, एनाबॉलिक और क्या ऐसे कुछ है। यस सर, जीएच। ओके, माय गॉड, तब जाके इनके 6 पैक्स निकलते हैं। यस सर। ओके, और सुनने में आता है कि आज ये बॉडी बिल्डर मर गया तो कल वो मर गया है। यस सर, सर रिसेंटली सर वो जो लिंडर अभी डेथ हुई है ना, उसको 29 बताओ। यस यस यस, फाइन।
चलेगा, तो ये भी समझ में आ गया। ओके, अब देखिए एक सेंटेंस लिख रहा हूं, उसका मतलब खाली बताना है। अगर ऐसा लिखा हो तो क्या कुछ मतलब निकलेगा? He might have been having to cook food, कुछ मतलब निकल रहा है? उसे खाना बनाना पड़ रहा है। बनाना पड़ रहा है, वो खाना बनाना पड़ रहा हो पड़ रहा है। कंटिन्यू पढ़ रहा है, पढ़ रहा था सर। देखिए उसे शायद खाना बनाना होगा, पढ़ रहा होगा। अगर मैं ये हटा दूं, मान लीजिए अगर मैं हटा दूं तब मतलब बताना है। पास्ट की बात हो रही है सर। उसको खाना बनाना पड़ा होगा, आप बताइए तो। उसे खाना बनाना पड़ रहा, वो शायद खाना बना रही होगी। यानी कि पास्ट की बात हो रही है। अगर मैं कह रहा हूँ he might have been cooking food, तो इसका मतलब है वो शायद बना रही होगी। खाना बना रही है। कब? पास्ट की प्रेजेंट? पास्ट पास्ट सर। शायद उसे खाना बनाना पड़ा। प्रेजेंट होता तो बी होता, ये माइट बी। यस्टरडे। तो अगर लास्ट पास्ट 100। हाँ जी 100% पास्ट है। he might have been Yes, cooking sir. food का मतलब है कि शायद उसे, शायद वो क्या है, शायद वो खाना पका रही होगी, खाना बना रही Past होगी। में, शायद वो खाना बना रही होगी। कब रही होगी? पास्ट में, पास्ट है। तो बना रहा होगा यहाँ पर तो ही है क्या? हाँ बना रहा, शी ही कर देते हैं ना, छोड़िए ना। ओके, शी माइट हैव बीन कुकिंग फूड। चलिए, अच्छा अब मैंने सिर्फ यहाँ क्या किया है, हैविंग टू करके यहाँ कुक कर दिया। तो अब इस हैविंग से क्या फर्क पड़ गया होगा? बाउंड बनाना पड़ रहा होगा, मैं इसमें ना yesterday डाल देता हूँ, तब समझ में आएगा कि पास्ट है। वैसे तो समझ में आ ही गया होगा तब भी, yesterday और यहाँ भी yesterday। तो he might have been having to cook food, सिर्फ ये जोर दिया जा रहा है ना, एक having to लगते क्या हो गया, इसकी पूरी मजबूरी कथा सुनाने लगा। he might have been having to, कि शायद उसे खाना पकाना पड़ रहा कल। हालांकि ऐसा कोई ज्यादा बोलता नहीं, बट मैं आपको हर पॉसिबल चीज बता रहा हूं कि हम जब अंग्रेजी बोलते हैं तो हमें कौन सा सिचुएशन कब आ जाएगा, हमें तैयार रहना चाहिए। कभी ऐसी फीलिंग आ जाए तब कैसे बोलोगे? जैसे आप बोलते हो ना कि शायद कल रात वो छत पे टहल रही होगी, अगर इतना बोलना होता तो हम क्या बोलते? शी माइट हैव बीन वॉकिंग ऑन द, है ना, शी माइट हैव बीन वॉकिंग ऑन द रूफ कल रात, लास्ट नाइट, है ना, हम ऐसे बोलते हैं। लेकिन अगर मुझे बोलना हो कि शायद उसे कल रात छत पे टहलना पड़ रहा होगा, अब इस चक्कर हाँ जी, तो सिर्फ थोड़ा सा चेंज करते ही हमें कुछ एक्स्ट्रा लगाना पड़ गया, है ना। हिंदी सेंस में सर होगा की जगह था या थी नहीं बोल सकते? हाँ बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, तब भी तो मॉडल ही है। जैसे कि उसे, जैसे कि वो शायद टहल रही होगी, मैं इसमें कल लगा देता हूँ ताकि पता चले, वो कल शायद टहल रही होगी। ऐसे भी तो बोल सकते हैं, शायद वो कल टहल रही थी। हाँ जी सर बोल सकते हैं, मैं जानबूझ के टहल रही थी नहीं लिख रहा हूँ, कोई वाजवर न समझ ले। लोग तो यहाँ से हिंदी वाले हैं ना, यहाँ पे गागे की कोई मुश्किल से ये मॉडल समझ रहे, वरना इसको भी विल भी समझ लेते हैं। ओके, वो तो कल लिख दिया है तो इसलिए समझ में आ रहा है। इसको बोलो कि बट ये सर दोनों, सर ये दोनों दे रहा है ना सर, यस्टरडे और टुमारो दोनों का सेंस दे रहा है ना। हाँ, यस्टरडे करते हमें बीन विन लगाना पड़ेगा,
टुमारो करते हो बीन बी हो जाता है, अभी आएंगे उस पर। देखिए वो कल शायद टहल रही होगी, मैं साफ मैं कल रात लिख दूं क्या, समझ में इनको कहीं फ्यूचर ना समझ ले। कल मैं ऐसा लिख देता हूँ बीता हुआ, अब ठीक है सर, बीता हुआ क्योंकि कल एक ऐसा वर्ड है ना कि फ्यूचर में भी कल होता है। अब तो सही बीता हुआ, अब ठीक है। वो कल कैसे बोलते she would have been walking। हाँ जी, यहाँ भी बीता हुआ लिख दो। अब इस चीज को देखिए, वो कल या क्या था, उसे कल है, यहाँ उसे कर देते हैं कि उसे कल शायद टहलना पड़ रहा होगा। अब क्या हो जाए, दो सेंटेंसेस। She might have शायद टहलते ही होगी। He might have been having to walk. ऊपर वाला क्या, वो कल शायद टहल रही होगी, तो she might have been, नॉर्मल। She might have been। She might have been। तो अच्छा थोड़ा इसको और मुश्किल कर दूं, she might have been having a stroll। थोड़ा और मुश्किल कर दूं, she might have been having a stroll। Having a stroll के having to है। मैं इसको आसान ही कर दूं, रहने दीजिए। नहीं सर सही है having a stroll। चलो खाने गए आम और इमली खा के आगे छोड़ दीजिए। she might have been टहलने को वॉकिंग कर दे, अब तो ठीक है। she might have been walking कल रात है, कल yesterday, रात नहीं ना yesterday, अब ठीक है। she might have been walking yesterday, इसका मतलब है कि शायद कल वो टहल रही होगी। यहाँ तक तो क्लियर है ना। सिर्फ टहलना पड़ रहा होगा आ गया तो मैं क्या करूँगा, she might have been तो रहेगा, तो she might have been having to walk yesterday। एक्सक्यूज मी सर, आप फर्स्ट वाले सेंटेंस में हैविंग लगा रहे थे, तो वो मुझे थोड़ा सा मैडम, अब उस हैविंग को अगर अभी मैं समझाऊंगा तो सब इधर से उधर हो जाएगा, तो वो नहीं अभी समझे तो बेटर है। वो बाकी बच्चे समझ गए ना, इसे हैव फन होता है, हैव अ वॉक होता है, समझ ही गए होंगे। यस सर, यस सर, यस सर, खाना पीना ये सब है जी। अभी मैं छेड़ूंगा तो काम का छेड़ा जाएगा, तो इससे अच्छा है सर इसमें हम यूज नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि इसमें हम ऑलरेडी हैविंग वैसे भी लगा रहे हैं, हैविंग टू वॉक साथ में। देख लीजिए आराम से, देखिए ऑडियो बंद कर लीजिए। सब हम यूज कर सकते हैं, वो अपनी जगह है। अगर कहीं पर ऐसा लिखा हो कि ही हैड फूड, दो बार हैड देख के कोई डर के भाग जाएगा। वो है एक हैड अपना काम कर रहा है, दूसरा हैड अपना काम कर रहा है, नहीं कर रहा है क्या, देखिए ना। यस सर, हाँ सर। अब कोई बोले नहीं तू पागल है, दो बार हैड करके गलत है। अरे भाई तू गलत है, तुझे नहीं आता है, तू सीख। यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पर ये मेन वर्ब है, ये वर्ब है ना। ये पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब और ये अपना थर्ड फॉर्म E3। इसको ईटन कर लो, ईटन बोलो तो वाह बहुत अच्छा, हेड कर दिया तो बहुत खराब। आप नहीं जानते हो इसका मतलब थोड़ी कि सब खराब है। चलिए फाइन गाइस, अब मैं एक इंग्लिश लिख रहा हूं, इसका मतलब बताइए। अगर मैं कहता हूं कि शी माइट बी हैविंग टू कुक फूड, अब इसका क्या मतलब हुआ होगा? वह शायद खाना बना रही हो। अभी की बात है। अच्छा, आप बताइए कि शी माइट बी कुकिंग फूड, अब क्या मतलब हो गया? तो वो शायद खाना बना रही होगी, खाना बनाना पड़ रहा होगा, खाना बनाना पड़ रहा होगा। तो सोचिए गाइस, दो सेंटेंसेस आपके सामने जुदा जुदा है। शी माइट बी कुकिंग फूड, शायद वो खाना पका रही होगी, यू नो, है ना। और शी माइट बी हैविंग टू कुक फूड, शायद उसे खाना पकाना पड़ रहा होगा, मजबूरी झलक रही है इसके अंदर सिर्फ ये लगाने से। देख रहे हैं सर, ये दोनों की हिंदी लिख दीजिए। हाँ देखो, शायद उसे खाना पकाना पड़ रहा होगा, और इसके अंदर शायद वो पका रही होगी। शी माइट भी मतलब कि शायद वो खाना पका रही होगी, शायद वो खाना पका रही होगी।
जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि शी माइट बी प्लेइंग इन द पार्क, तो इसका क्या मतलब है? शायद पार्क में खेल रही होगी। और मैं बोल दूं कि शायद उसे पार्क में खेलना पड़ रहा होगा, मजबूरी में खेलना पड़ रहा होगा। अब She might have been having to play. दो सेंटेंस play in the park. Play in the park. माइट बी प्लेइंग, अगर शी माइट बी प्लेइंग इन द पार्क, और यहाँ मैं कर दूं शी माइट बी है, सिर्फ यहाँ कर दूं हैविंग टू प्ले इन द पार्क। इस हैविंग टू लगते वो बच्ची एकदम मजबूर होके खेल रही होगी ना, शायद उसे खेलना पड़ रहा होगा। तो इसकी जरूरत पड़ेगी तो लगा दो, नहीं पड़ेगी तो ठीक है। एक कंटिन्यूटी है, बिना कंटिन्यूटी के ये तक तो मान गए थे ना कि शी माइट हैव टू प्ले, यहां तक अब ठीक जा रहे थे। माइट हैव टू खुश हो रहे थे, ये भी तो हो सकता है। अच्छा, शी माइट हैव टू प्ले का क्या मतलब है? फ्यूचर, शायद उसे खेलना पड़ेगा, है ना? पड़ेगा, पड़ सकता है, चांस, शायद ऐसा करना पड़े, 50-50। और इसका मतलब, सॉरी ये 2030, और इसका मतलब अभी कंटिन्यूटी, शायद उसे खेलना पड़ रहा होगा, कि शायद उसे उन लोगों की बातें माननी पड़ रही होंगी। हम श्योर नहीं हैं, लेकिन शायद माननी पड़ रही होगी। तो कैसे हो जाएगा? She might be having to obey. Yeah, she might be having to obey. और शायद वो obey कर रही होगी। She might be obeying. She might be following. She might be carrying out all the orders. Sir, she might be lying and she might be having to lie. हैं? having to lie, yes. मैं वो lie झूठ बोलने वाला ना? Yes, sir. हाँ, शायद उसे झूठ बोलना पड़ रहा होगा। बड़ा अच्छा सेंटेंस है। शायद उसे झूठ बोलना पड़ रहा होगा। कैसे हो जाएगा? She might be having to tell a lie. और शायद वो झूठ बोल रही होगी। शायद वो झूठ बोल रही होगी। कैसे हो जाएगा? She might be telling a lie. देखो, might be lying भी बोल सकते हैं। करेक्ट लाइक मैंने बना मुहावरा है, होता है ना, टेल अ लाई, वो डाल दिया। हाँ। यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब बताइए ये कैसे होगा कि तुम्हें कपड़े धोना पड़ रहा होता, सिर्फ इसकी इंग्लिश क्या होगी? She would have been having wash clothes. She would have been having wash clothes. अब ये पता है, ये कंडीशनल का रिजल्ट है, देख रहे हो? तुम्हें कपड़े धोना पड़ रहा होता। You would have been. एक कंडीशनल है गाइस, मैं इसको पूरा कर देता हूँ। अगर तुम मेरी पत्नी होती, अब If you were my wife, you would. If you were my wife, कपड़े धोना you would be washing the clothes. अब समझ में आया? You would be washing the clothes. तो कंडीशनल सेकंड की थर्ड? Second. Second. If you were my wife, you would be having to. You would be having to wash my clothes. Having to wash. बच के कहाँ जाओगे? देखिए सर, इसकी हिंदी ये रहा ना, ये ऊपर वाला हिंदी ऊपर लिखी है। ये रही हिंदी। ओके सर। जैसे अगर मैं एक नया टीचर होता तो मुझे कहीं या मैं कैसे लिखूं, होता तो मैं किताबें पढ़ रहा होता, मान लो किताबें पढ़नी पड़ रही होती, सॉरी किताबें पढ़नी पड़ रही होती
अब कैसे a बोलें? new If I were a new teacher, I would be having to read new books. reading would be तो I would be having having I would be having To read new books. हाँ read books would be having, ठीक है ना? ओके जैसे कि मैं अगर एक सेंटेंस बोलता हूँ, ये रंजीता के लिए लिख दूँ, रंजीता इज हियर, आर यू देयर? यस सर, यस। ओके, कि अगर मैं रोज योगा नहीं करती तो मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ रही होती। If I were not a yoga teacher, I would be having to take medicines. I would having I to would take be having to medicine. take Right. medicine. तो अगर मैं रोज योगा नहीं करती, if I If I If I were not doing yoga, I didn't do yoga that I day. didn't do yoga. I would be I would be taking I would be having to take medicine daily. in Delhi. अच्छा, कोई मुझे डिफरेंस ये बता सकता है कि अगर मैं कहता हूँ कि आई वुड बी टेकिंग मेडिसिन्स और दूसरा है आई वुड बी हैविंग टू टेक मेडिसिन, क्या अंतर है? मैं दवाइयाँ ले रही सर होती इसमें ले रही होती है और उसमें ले रही होती दवाइयाँ लेनी पड़ रही पड़ रही होती मुझे दवाइयाँ लेना पड़ता था। दवाइयाँ ले रही होती। अगर कोई हिंदी में बोले कि मैं दवाइयाँ ले रही होती और मुझे दवाइयाँ लेनी पड़ रही होती, थोड़ा फर्क नहीं लग रहा है दोनों हिंदी में, है ना? मीन्स से नीचे वाला बंद हो जाता है। तो ये फर्क है, अगर नहीं करती तो अभी भी लेना पड़ता है। ये वो फर्क है। फर्क से याद आया कि मुझे जाना है, ठीक है, आई हैव टू गो। Thank you, sir. Thank you so much, sir.